भारतीय राजनीति में एक नाम बार बार गूंजता रहता है, चाणक्य का। चाहे वो 2000 साल पुराना नाम क्यों ना हो, आज भी हर कोई उसे विशेषण के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। खासकर भारतीय जनता पार्टी जो कल्चरल नेशनलिज्म का दावा करती है। इस नेशनलिज्म में चाणक्य भारतीय संस्कृति की लेगेसी का एहसास दिलाते हैं और एक नेता को उसकी मानवीय हैसियत से मिथक में बदल देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता तो जनसंघ के जमाने से ही जुड़े थे और 1980 में भाजपा की स्थापना में महत्वपूर्ण रोल निभाया था। इनके बाद भाजपा में सेकंड जनरेशन के ढेर सारे नेताओं का उदय हुआ। अरुण जेटली, अरुण शौरी, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और तमाम नेता, जिनमें एक और नाम भी शामिल था जिसे 21वीं शताब्दी की शुरुआत में भाजपा का चाणक्य कहा जाने लगा था। ट्रबल शूटर, टुमारो मैन, फास्टेस्ट राइजिंग स्टार, उस वक्त उस नेता के फॉर्मूले की बात होती थी, क्योंकि कोई भी काम हो उसका फॉर्मूला जरूर काम कर जाता था। तभी एक चुनावी सभा में उन्होंने ऐलान किया था, पेप्सी और प्रमोद महाजन कभी अपना फॉर्मूला नहीं बताते। जी हां, ये प्रमोद महाजन थे, भाजपा की सेकंड जनरेशन के चाणक्य। प्रमोद महाजन का जन्म 1949 में हुआ था, उसी साल जिस साल वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। प्रमोद महाजन मूल रूप से तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले थे। 3 भाइयों और 2 बहनों वाले इस परिवार में प्रमोद दूसरे नंबर पर थे। पुणे से जर्नलिज्म की डिग्री ली थी, बीए फिजिक्स में किया और एमए पॉलिटिकल साइंस में। कॉलेज के दिनों में ही गोपीनाथ मुंडे उनके दोस्त बने, जिनसे उनकी बहन की शादी हुई। बाद में गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के सीएम भी बने। कॉलेज के बाद मुंडे और महाजन नौकरी खोजते थे। प्रमोद महाजन ने तो इसके लिए टाइपिंग सीखकर सर्टिफिकेट भी ले लिया था, लेकिन बाद में टीचर की नौकरी लग गई थी। इसी दौरान 70 के दशक में उनकी शादी भी हो गई और 2 बच्चे भी हुए, राहुल महाजन और पूनम महाजन। एक टीवी शो में अपने परिवार के बारे में बताते हुए प्रमोद महाजन भावुक हो गए थे। उन्होंने बताया कि अपने भाइयों में पिता की मार सबसे ज्यादा उन्होंने खाई थी, लेकिन अपने बेटे को एक बार तमाचा मारने के बाद उन्हें हमेशा अफसोस रहा। प्रमोद महाजन शुरू से ही आरएसएस से जुड़े थे, तो 1974 में वो फुल टाइम प्रचारक बन गए। उसी साल इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए और इमरजेंसी लगने के बाद जेल भी गए। यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया। जेल में ही कई लोगों से मुलाकात हुई और 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद उन्हें आरएसएस से पार्टी में बुलाकर महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। आरएसएस से हैंडपिक कर लाए गए नेताओं की अलग अहमियत हुआ करती थी, क्योंकि आरएसएस खुद को राजनीति से दूर बताता है। ज्ञात हो कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे आरएसएस प्रचारक हैं जिन्हें बिना चुनाव लड़े सीएम बना दिया गया था। 1984 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी के मौत के बाद उपजी लहर में सारे लोग हार गए थे। भाजपा को 2 ही सीटें आई थी। प्रमोद महाजन भी हार गए थे, लेकिन वो अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे। स्टेट में बने रहने के अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट बने रहे, जो कि 1992 तक जारी रहा। इस दौरान प्रमोद महाजन ने महाराष्ट्र में सारी पार्टियों के अलावा उद्योगपतियों से भी नजदीकी संबंध बना लिए थे। अपने व्यवहार के लिए जाने जाने वाले प्रमोद की इस योग्यता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहचान लिया और उन्हें केंद्र की राजनीति में लाया गया। अब उनके पास बड़ा मौका आया अपनी योग्यता दिखाने का। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के नाम पर अपनी रथ यात्रा शुरू की थी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी इसके पक्ष में नहीं थे, पर भाजपा के अन्य नेता इसके लिए मन बना चुके थे। ये यात्रा भाजपा के लिए सफल रही थी और देश में श्री राम एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गए। इस यात्रा की सफलता का श्रेय प्रमोद महाजन को गया, क्योंकि उन्होंने ही इसे पूरी तरह प्लान किया था। ध्यान रहे कि इस रथ यात्रा की एक फोटो वायरल होती रहती है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे नरेंद्र मोदी माइक लिए खड़े रहते हैं। इसी बात से अंदाजा लगता है कि इस यात्रा ने भाजपा की राजनीति को किस कदर बदला था। प्रमोद महाजन ने उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक टेक्नोक्रेट नेता के रूप में उनकी छवि बनती ही चली गई। वो इस छवि में फंसे भी, क्योंकि फिर उन्होंने सिर्फ एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, 1996 में मुंबई नॉर्थ ईस्ट की सीट से। इसके अलावा वो राज्यसभा से ही संसद गए 1986 से लेकर 2004 तक।
राम मंदिर आंदोलन से मिली सफलता के बाद भाजपा का ग्राफ देश में बढ़ता गया था। राजस्थान का उदाहरण लीजिए, जब हम 91 में सरकार में थे तो हम जनता दल के बैसाखियों के सहारे थे, और जब अब भैरव सिंह जी बने हैं तो अपनी ताकत के आधार पे बने हैं, जनता दल के बैसाखियों के आधार पर नहीं है। कल 12 सीटें थी, आज भैरव सिंह जी इसे 25 कर सकते हैं। कल 5 थी, महाराष्ट्र में 40 हो सकती है, बिहार में 5 थी, हम आधी आधी तक ले जा सकते हैं। अगर सारे देश का नक्शा हम खींच ले तो ये जो भ्रम है कि हम 120 से 270 तक जा नहीं सकते, थोड़ा हिसाब करने से पता चलेगा कि 270 का लक्ष्य ये भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव नहीं है। हम निश्चित रूप से इस लक्ष्य को 96 में प्राप्त करके अपने बलबूते पर सत्ता में आ सकते हैं। भगवान कृष्ण तभी आए जब अर्जुन और दुर्योधन उनको दोनों बुलाने गए। जब बुलाने नहीं गया तो भगवान नहीं आता है, जब भगवान नहीं आता है तो वोटर क्यों आएगा? और चुनाव में वोटर भी है, इसलिए दल, उसकी व्यवस्था करना, अपने गांव का हिसाब करना, हर पोलिंग बूथ का हिसाब करना, हर 100 वोटर को 10-10 में बांटना, एक मुखिया तय करना, उस मुखियों को पीछे खड़े करना, आज से 6 महीने तक मेहनत मेहनत और मेहनत, ये अगर हम लगाव से करें तो फल आएगा। नतीजन 1996 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, जो मात्र 13 दिनों तक चली। इस सरकार में प्रमोद महाजन डिफेंस मिनिस्टर बने थे। हालांकि यह सर्वसम्मति का फैसला नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी की पसंद तो थे प्रमोद, लेकिन आरएसएस और अन्य नेताओं की नहीं थे। आरएसएस का मानना था कि किसी हार्डलाइनर को डिफेंस मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए थी। राष्ट्रवाद के मुद्दे से उनकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती थी। इस बीच प्रमोद महाजन ने एक और सफलता हासिल की थी। महाराष्ट्र में 1984 में भाजपा बुरी तरह हारी थी। 1989 में महाजन ने बाल ठाकरे से दोस्ती बढ़ाई। बाल ठाकरे भाजपा में सिर्फ प्रमोद महाजन पर भरोसा करते थे। फिर 1995 में भाजपा और शिवसेना की सरकार आ गई। ये सरकार 1995 से 1999 तक चली, जो कि शुरुआत में असंभव लग रही थी। उसी साल प्रमोद महाजन के नेतृत्व में ही गुजरात में भाजपा की सरकार आई। कर्नाटक में भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता शरद पवार के बारे में प्रमोद महाजन ने कहा था, वो एलिजाबेथ टेलर की तरह है, शादी करते हैं, डिवोर्स लेते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर डिवोर्स लेते हैं। हालांकि ये बात उन्होंने शरद पवार के राजनीतिक गठबंधन के बारे में कही थी। 2002 में उन्होंने सोनिया गांधी को 100% एफडीआई बताया था। अगर आज वो बात होती तो सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो जाता। बाद में 1998 में जब एनडीए दोबारा सत्ता में आई तो प्रमोद महाजन चुनाव हार गए। उन्हें पीएमओ में जगह मिली, प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर। इसके बाद वो राज्यसभा से सांसद बने और सूचना प्रसारण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से होते हुए 1999 में पार्लियामेंट्री अफेयर्स और वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय तक पहुंचे। आज भी उनको देश के सबसे बेहतरीन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में याद किया जाता है। अब मैं जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानी रहे थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है? क्योंकि उन लोगों का तो संसद अलग, इलेक्शन अलग। तो रमाकांत जी थे और बड़े नेता हैं, लेकिन पुरानी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए भाई कैसी चलती है, चर्चा करो इनसे। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी? तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, I belong to the single largest party and I am in opposition. चीनी आदमी मेरे को देखते हैं, you are single largest party. मैंने कहा we are the single largest party in the house, we are in opposition. अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानीग्राही की ओर हाथ कर दिया। अब उनकी ओर हाथ करके कहा he belongs to the second largest party. He is outside the government, supporting the government. फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा he is the third largest party. He is inside the front but outside the government. और फिर मैंने कहा he is Mr. Ramakant Khalaf. He is the only member of his party and he is the government. आडवाणी ने एक बार उनके बारे में कहा था कि उनको एक काम बोलो तो 10 काम वो खुद से अंदाजा लगा लेते हैं। मंत्री के तौर पर उनके सामने पहली चुनौती आई
2001 में जब उन्हें टेलीकॉम मंत्रालय मिला। पहले ही बिल्डिंग और कंपनियों के हाथ खींचने के चलते यह मंत्रालय आलोचना का विषय बना हुआ था। बाद में पीएम ने इसे अपने अंडर लेकर सुधार करने के प्रयास किए और नई टेलीकॉम नीति 1999 बनाई। इसे कार्यान्वित करने का जिम्मा नए मंत्री प्रमोद महाजन को मिला। ये वही दौर था जब भारत में टेलीफोन लगाना आसान हुआ और कॉल रेट सस्ती हो गई। लेकिन टेलीकॉम की नई पॉलिसी अपने साथ नए आरोपों को लेकर भी आई। लेकिन राजनीति आसान तरीके से तो होती नहीं है। जितने दुश्मन विपक्षी पार्टी में होते हैं उतने ही अपनी पार्टी में भी। भाजपा में अटल और आडवाणी के खेमे अलग अलग थे। हालांकि अटल और आडवाणी में खुले तौर पर कभी गतिरोध नहीं हुआ था, लेकिन अंदरूनी तौर पर थोड़ी खींचतान थी, क्योंकि 1995 में अपने पास मौका रहने के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा का नेता घोषित किया था। अब वो प्रधानमंत्री थे और बीमार रहने लगे थे। साथ ही भाजपा और आरएसएस का एक धड़ा चाहता था कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जगह खुलकर राजनीति हो और किसी हार्डलाइनर के हाथ में कमान जाए। इसी खींचतान में प्रमोद महाजन को अपना मंत्रालय गंवाना पड़ा, जो अरुण शौरी को मिला। महाजन को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। मीडिया में प्रमोद महाजन ने कहा, पहले मैं रथ पर सवार था, अब मैं रथ चला रहा हूं। लेकिन टेलीकॉम मंत्रालय के भूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन पर रिलायंस को फेवर करने के आरोप लगे थे। बाद में 2006 में पता चला कि रिलायंस ने उनके कुछ नजदीकियों को शेयर दिए हैं, तो इस बाबत फिर बवाल मचा। लेकिन प्रमोद महाजन पर ज्यादा आंच नहीं आई, शोर होकर रह गया, क्योंकि भाजपा को साधु संत और मंदिर से निकालकर मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट की तरफ लाने वाले प्रमोद महाजन ही थे। बंबई के औद्योगिक घरानों से प्रमोद महाजन का संपर्क भाजपा के लिए कुबेर के खजाने की तरह था। इससे पहले 1999 में इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार शिवानी भटनागर की हत्या के मामले में प्रमोद महाजन का नाम आया। इस मामले में एक आईपीएस प्रदीप शर्मा का नाम आया था, जिनकी पत्नी ने प्रमोद महाजन पर आरोप लगाए। प्रमोद हर तरह की जांच के लिए तैयार थे। उन्होंने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। बाद में प्रदीप शर्मा के साथ अन्य लोगों को भी सजा हुई। यह केस 2011 तक चला था, लेकिन प्रमोद का नाम बहुत पहले क्लियर हो गया था। 2003 में प्रमोद महाजन को अपने मैनेजमेंट के लिए एक बार फिर वाहवाही मिली। देश के 4 राज्यों दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हुए। दिल्ली को छोड़कर तीनों राज्यों में भाजपा को जीत मिली। 2002 के गुजरात दंगों के बाद भाजपा ने हिंदुत्व की राह छोड़कर विकास का मार्ग अपना लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी विकास पुरुष और लाल कृष्ण आडवाणी लौह पुरुष के रूप में बताए जाने लगे। इस जीत से उत्साहित प्रमोद महाजन ने अपनी पार्टी को समझाया कि 2004 का लोकसभा चुनाव सितंबर में ना होकर अप्रैल में करा लिया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्रमोद के जिद में उनको मानना पड़ा। प्रमोद महाजन ने इसके लिए हाईटेक चुनाव प्रचार की तैयारी की। इंडिया शाइनिंग और फील गुड के नारे गढ़े गए। इसके लिए प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को हायर किया गया था। कई कलाकार बुलाए गए थे। उस समय के लिहाज से यह हाईटेक चुनाव प्रचार ही था। हालांकि पार्टी के कई जमीनी नेताओं ने यह कहा था कि ये नारे आम जनता को कैसे समझ आएंगे, पर प्रमोद महाजन को अपनी रणनीति पर पूरा यकीन था। लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए। भाजपा की सीटें बेतहाशा कम हुई और कांग्रेस की सीटें बढ़ी। साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार आ गई। प्रमोद महाजन ने हार की जिम्मेदारी ली। जब विजय होती है तो प्रशंसा के फूल मिलते हैं, जब पराजय होती है तो आलोचना के प्रहार मिलते हैं। मैं दोनों को एक जैसा लेता हूं और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं कि हमको राजमहल में जाकर किसी प्रकार की क्रांति कर सरकारें नहीं बनानी चाहिए। 2004 की सरकार अगर हमने जनता से खोई है तो 2009 में हमको इसको जनता से ही वापस मांगना चाहिए। किसी प्रकार की जोड़ तोड़ कर केंद्र में जो भी सरकार बनेगी। आरएसएस प्रमोद महाजन से नाराज था, क्योंकि ऐसा कहा जाने लगा था कि प्रमोद की वजह से पार्टी में 5 स्टार कल्चर आ गया है। प्रमोद का कहना था कि अच्छे कपड़े पहनने में क्या खराबी है, सादगी का मतलब मुड़े तुड़े कपड़े पहनना तो नहीं होता। इस हार के बाद भाजपा में मुल्तनी शांति फैल गई थी। शीर्ष नेता बूढ़े हो चुके थे। आरएसएस अब लगातार कह रहा था कि युवा नेताओं को जगह दी जाए। कुछ लोग प्रमोद महाजन का नाम उछाल रहे थे, लेकिन उनकी बात बन नहीं रही थी। उस वक्त गुजरात के सीएम के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम बार बार सामने आता था
उनका दबदबा धीरे धीरे भाजपा और आरएसएस में बन रहा था। हालांकि कोई सुगबुगाहट नहीं थी शीर्ष नेतृत्व लेने की, पर सबको अंदाजा था कि एक ना एक दिन वो आने वाला है, क्योंकि मास लीडर के रूप में सेकंड जनरेशन के 3 ही नेता थे, राजनाथ सिंह, प्रमोद महाजन और नरेंद्र मोदी। बाकी नेता बूढ़े हो चुके थे। उसी साल प्रमोद महाजन ने कहा था, मैं भाजपा का सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूं, चाहे कप्तान कोई भी हो। इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। 22 अप्रैल 2006 को प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन अपने भाई के मुंबई स्थित फ्लैट पर पहुंचे। उन्होंने 15 मिनट बहस की और फिर 3 गोलियां उनके शरीर में मार दी। एक गोली निशाना चूक गई थी। प्रमोद को हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन करने के लिए लंदन से डॉक्टर मोहम्मद आए, पर 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन ने प्राण त्याग दिए। बाद में प्रवीण महाजन ने बताया था कि वो अपने भाई की वजह से कुंठा का शिकार हो गए थे। एक पत्रकार ने लिखा है कि अपने बेड पर पड़े हुए प्रमोद महाजन ने अपने एक दोस्त से कहा था, प्रवीण को छोड़ दो, लेकिन पुलिस हिरासत में ले चुकी थी और केस चल रहा था। प्रवीण को सजा हो गई। जेल में ही प्रवीण ने एक किताब भी लिखी जिसमें प्रमोद महाजन के बारे में खूब खराब बातें लिखी गई थी। 2010 में पैरोल पर आए प्रवीण महाजन की भी मृत्यु हो गई। प्रमोद महाजन की मौत पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, देश ने काबिल संगठनकर्ता, एक जबरदस्त वक्ता और युवाओं का आक्रामक प्रतिनिधि खो दिया है। उनकी मौत के कुछ दिनों पहले ही वाजपेयी ने एक मीटिंग में उनको लक्ष्मण कहा था। देश और दुनिया भर के नेताओं की इस यात्रा के साक्षी बने हर एपिसोड में सभी प्रमुख पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर, जियो सावन, गाना, एप्पल, iTunes और स्पॉटिफाई पर।